हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला ये चल रही है और इसमें सोशल साइंस के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि दिसंबर 2021 में हुए थे। तो इसमें हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर ढंग से हो पाए। तो आज जो हमने क्वेश्चन पेपर लिया है वो है 21 दिसंबर 2021 का। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की इस क्लास में इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। कंटेंट वाले क्वेश्चंस हम इसमें कर रहे हैं जो कि 40 नंबर के आपके आते हैं। तो हियर इज़ समथिंग अबाउट मी एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का देख लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ये हिस्ट्री से आए हुए हैं। हिस्ट्री से लगभग इस पेपर में 13 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हिस्ट्री का काफ़ी इसमें रेशो रहता है, तो हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लें। हिस्ट्री जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है इस चैनल पर और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में हिस्ट्री हमारी स्टार्ट होगी यहाँ पर। तो क्वेश्चन है, पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन किसकी विचारधारा पर आधारित था? पेरियार्स नॉन ब्राह्मण मूवमेंट वॉज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ। तो बेसिकली पूछा गया है जो गैर ब्राह्मण आंदोलन था पेरियार का, वो किस विचारधारा पर आधारित था? गैर ब्राह्मण मतलब कि जो लोग ब्राह्मण कम्युनिटी से अलग थे, जो ब्राह्मण कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते थे, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा सही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, फ्रीइंग वनसेल्फ फ्रॉम ऑल रिलीजियंस एज ऑल इनइक्वालिटीज वर प्रमोटेड एज गॉड गिवन। स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। देखो, इन्होंने कहा था कि क्या धर्म से मुक्त रखना चाहिए हमें खुद को, मतलब किसी धर्म में बंद करके नहीं रहना चाहिए। तो इस आइडियोलॉजी पर बेसिकली ये आधारित था, ये जो गैर ब्राह्मण आंदोलन था। तो क्योंकि आपको पता ही है कि पहले लोअर कास्ट सुपर कास्ट का काफ़ी मैटर चलता था, तो उसी पर आधारित था ये। क्योंकि जो ब्राह्मण लोग थे वो गैर ब्राह्मण लोगों को क्या नीचा मानते थे। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो गैर ब्राह्मण आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों द्वारा शुरू किया गया था जिन्होंने शिक्षा, धन और प्रभाव तक पहुंच हासिल कर ली थी। अब जैसे कि देखो, भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था ना कि अगर आपको इस नीची जाति के जो बंधन है उससे बाहर निकलना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी, जिससे कि आप इन दायरों को तोड़ सकें जो ऊंची जाति वालों ने बनाए थे, जो कहते थे खुद को ऊंची जाति वाले और नीची जाति वालों को क्या हीन समझते थे और उनको अनेक तरह से टॉर्चर करते थे। तो अंबेडकर ने कहा था कि अगर आप पढ़ लेते हैं, एजुकेशन आप हासिल कर लेते, तो कहीं ना कहीं इन बेड़ियों को आप तोड़ पाएंगे। तो वही है कि जो लोग पढ़ लिए और पढ़ने के बाद ऑब्वियस सी बात है अच्छा उन्होंने पैसा कमाया, और उसके बाद वही है कि अच्छा प्रभाव उनका हो गया सोसाइटी में, तो उन्होंने ही ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जिनकी कोई पहचान नहीं है, उनकी तो कोई सुनेगा नहीं, तो ऐसे ही लोग ऐसे पहल को कर सकते हैं जो कि कुछ बन गए हों, कुछ एजुकेटेड हो गए हों। तो आंदोलन को ब्राह्मणों के अधिकार और जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ निर्देशित किया गया था। कहने का मतलब वही है जो मैंने कहा कि जाति व्यवस्था जो है एक तरह से जो उसके आड़ में जो अन्याय हो रहा था, जो सो कॉल्ड नीची जाति थी उस टाइम पर, तो उसके बारे में क्या है कि जो जाति व्यवस्था के जो अन्याय थे उनसे बचने के लिए ही इन लोगों ने शुरू किया। क्योंकि उस टाइम पर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगा था। क्योंकि अगर आपको कुएं से पानी भी लेना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी ब्राह्मणों की या ऊंची जातियों की। लेकिन इन्होंने जब ये पढ़ लिख लिए तो इन्होंने कहा कि हम ये अत्याचार अब और नहीं सहेंगे। तो इसी से पर आधारित था ये गैर ब्राह्मण आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1906 में सोंग्रम संगमा का विद्रोह डैश के आदिवासी समूह के कारण हुआ। द रिवोल्ट ऑफ सोंग्राम संगमा इन 1906 टुक प्लेस बिकॉज द ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ डैश। यानी कि कहने का मतलब है कि किस जगह पर था ये ट्राइबल ग्रुप जिसने कि ये सोंग्रम संगमा का विद्रोह किया था 1906 में। तो इसको हम देख लेते हैं। इसका आंसर, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो ये आदिवासी ग्रुप था ये असम से बिलोंग करता था। तो असम ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। कहने का मतलब यही है कि असम में जो रहने वाली ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि औपनिवेशिक वन कानून जो थे ना वो इन आदिवासी समूहों के खिलाफ थे। क्योंकि देखो, आदिवासी के बारे में हमने पॉलिटी में पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे उसको, कि जो आदिवासी है उनकी मेन लैंड क्या थी, वन थे, वनों के आसपास ही वो रहते थे या फिर वनों में रहते थे।
तो वनों से रिलेटेड इन्होंने कुछ ऐसे नियम लागू कर दिए ब्रिटिश सरकार ने कि उनका जो अधिकार है वो एक तरह से ख़त्म होता चला गया आदिवासियों का। तो उसी के लिए इन्होंने विद्रोह किया। देखो यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं। संगमा का विद्रोह उन प्रमुख विद्रोहों में से एक था जो 1906 में असम में अंग्रेजों के खिलाफ हुए थे। बेसिकली ये अंग्रेजों के खिलाफ था ये वाला विद्रोह, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है किसके खिलाफ था। तो ये विद्रोह अंग्रेजों के शोषण के कारण हुआ जिसने जनजातियों को उन वन अधिकारों से वंचित कर दिया जिनकी जनजातियों को आदत थी। तो बेसिक सी बात है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जनजाति जहाँ पर रह रही है वनों पर उनका अधिकार होना चाहिए, लेकिन जब वो अधिकार उनसे कोई छीनेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो विद्रोह तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एक तरह से जो वन है वो उनकी धरोहर है आदिवासियों की। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया, जिसको कि संगमा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली इनके बारे में ये पूछा जाता है, देखो ये वाला विद्रोह किसने किया, किसके खिलाफ किया या फिर किस जगह से हुआ। तो बेसिकली 3-4 चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं इन विद्रोहों के बारे में। तो ऐसे इस तरह के और भी विद्रोह हैं तो उनके बारे में पढ़ लेंगे अच्छे से। तो ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में मिलेगा, यानी कि क्लास 8 की हिस्ट्री में मिल जाएगा आपको। तो हिस्ट्री जल्दी ही स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो उसमें मैं सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कराऊंगी, तो उसको भी ज़रूर देखें। औपनिवेशिक भारत के तहत भारतीय इस्पात और लौह धातु विज्ञान की गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कारण देंगे। तो 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और पूछा गया है इसमें कौन सा सही होना चाहिए इसके लिए। औपनिवेशिक भारत यानी कि कॉलोनियल भारत, जबकि ब्रिटिश राज्य था उसी की बात है ये। तो इसमें भारतीय इस्पात और लौह धातु विज्ञान में गिरावट आ गई थी, यानी कि एक तरह से जो भारत का जो बिजनेस था इन चीज़ों से रिलेटेड वो लॉस में चला गया था, डिक्लाइन होने लगा था। तो उसके बारे में अपने विचार बताएं कौन सा इसमें सही होना चाहिए। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी जो कारण है वो दोनों सही हैं। तो अंग्रेजों द्वारा नवाबों और राजाओं की हार के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से आयात हुआ। डिफीट ऑफ नवाब्स एंड राजाज बाय द ब्रिटिश रिजल्टेड इन इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंग्लैंड। देखो जब नवाब, जो हमारे यहाँ के जो नवाब थे ना, हमारे देश के जो नवाब थे, जो राजा थे, जो कि भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते थे, अब जब उनकी हार हो गई तो अंग्रेजों का ही हर चीज़ पे क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। तो अंग्रेज तो जहाँ से उनको प्रॉफिट होगा वहीं से वो माल खरीदेंगे, तो इंग्लैंड से फिर आयात होने लगा। तो ये बिल्कुल सही कारण दिया हुआ है। और नए वन कानूनों ने लोगों को लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए आरक्षित वनों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया। जैसे कि हमने भी लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, तो कुछ इस तरह के लॉ थे इन अंग्रेजों के कि जो लकड़ियाँ कलेक्ट करते थे ना लोग वहाँ से। अब जो आदिवासी लोग हैं वो तो लकड़ियों से बहुत सारी चीज़ें करते थे, जैसे कि उनका चूल्हा भी उसी से जलता था, खाना तो उसी से पकेगा। तो इन्होंने लकड़ी जो इकट्ठा करते थे उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो ये जो है, अब ये जो बाकी जो हमारे क्या हैं, ये जो उद्योग हैं उनमें भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है लकड़ियों की, उद्योगों में भी तो लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसी वजह से ये डिक्लाइन होने लगे जो ये भारतीय इस्पात और लौह धातु विज्ञान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की समवर्ती सूची प्रदान की गई थी। द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोवाइडेड टू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केंद्र और राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए। देखो आप जानते ही होंगे, एक केंद्र सूची होती है, संघ सूची होती है और राज्य सूची होती है। उन दोनों के अलावा एक समवर्ती सूची होती है। तो समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। कुछ ऐसे कॉमन इनके विषय होते हैं जिन पर कि दोनों ये कानून बना सकते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए समवर्ती सूची बनाई गई थी, जिससे कि एक ही सब्जेक्ट पर दोनों की तरफ से कानून बन सकें। तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दिए गए महाद्वीप का मिलान करें। तो कुछ विशेषताएं दी हुई हैं राइट साइड में कॉलम 2 में, और महाद्वीप के नाम दिए हुए हैं कॉलम 1 में। तो आपको मिलान करना है कि कौन से महाद्वीप की कौन सी विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से अगर हम मिलान करें तो हम कुछ इस तरह से मिला सकते हैं। अफ्रीका में है विश्व की सबसे बड़ी नदी, अफ्रीका में विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और सॉरी, इसको हम मिलाएंगे किससे, पहले से ही मिलाना है इसको मैं हटा देती हूँ। विश्व की सबसे लंबी नदी है अफ्रीका में, तो पहले को पहले से ही मिलाएंगे। बी को हम मिलाएंगे 3 से। अंटार्कटिका में कोई स्थायी मानव निवास नहीं है। अंटार्कटिका आपको पता ही है पूरा बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है, तो वहाँ पर कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। इसके अलावा जो सी है ऑस्ट्रेलिया को मिलाएंगे हम द्वीप महाद्वीप से।
द्वीप महाद्वीप क्या होता है, जैसे कि जो द्वीप है जो जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, तो ऑस्ट्रेलिया द्वीप महाद्वीप है एक, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। फिर फोर्थ जो नंबर है वो है दक्षिण अमेरिका, इसको हम मिलाएंगे विश्व की सबसे बड़ी नदी। अब देखो नदी में अंतर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहला नंबर क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी, और यहाँ पर है विश्व की सबसे बड़ी नदी। इन दोनों में अंतर क्या है? अब ये दोनों पॉइंट तो क्लियर कर दिए मैंने, बाकी ये स्टार्टिंग के 2 पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका में है, जो कि है नील नदी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये मतलब काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हम लंबी है, ये लंबाई में ही ज़्यादा है, इसलिए हम इसको कहते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी। तो लंबाई में आप देख पा रहे होंगे कई देशों को कवर करती है ये अफ्रीका के। और अगर बात करें दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका में क्या देखा था हमने, सबसे बड़ी नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये है अमेजन रिवर। तो अमेजन रिवर बड़ी कैसे है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है अमेजन रिवर जो आप रेड कलर से देख रहे हैं, और इसके आसपास का जो एरिया है ये है इसकी ट्रिब्यूटरीज। अब देखो ये अमेजन रिवर बड़ी क्यों कहलाती है, क्योंकि इसका जो बेसिन है वो काफ़ी बड़ा है। बेसिन होता है वो एरिया जहाँ पर ये ट्रिब्यूटरीज का जल भी पहुँचता है। तो अब ये क्या है, अमेजन तो मेन नदी है, मेन रिवर है, इसमें आसपास से जो दाएं बाएं से जो नदियाँ आकर के मिलती हैं ये कहलाती है ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ। और ये जितना एरिया कवर कर रही हैं तो ये पूरा ही कहलाता है क्या, बेसिन। तो ये अमेजन का जो बेसिन है इतना बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा देखो लगभग आधा महाद्वीप ये कवर कर रही है दक्षिण अमेरिका, तो इसीलिए ये विश्व की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। तो ये अमेजन जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और जबकि नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है, यानी इसकी लंबाई ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विषुव किस दिन होता है? विषुव यानी कि इक्विनोक्स, इंग्लिश में कहेंगे इक्विनोक्स। ऑन विच डेज डू द इक्विनोक्स हैपन इन इंडिया? तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसी डेट्स हैं जिस दिन इक्विनोक्स होता है। इक्विनोक्स है क्या, ये जान लेते हैं। तो इक्विनोक्स बेसिकली वो सिचुएशन होती है जब सूर्य की सीधी किरण भूमध्य रेखा पर पड़ती है और कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। सारी पृथ्वी समान दिन और समान रातों का अनुभव करती है, यानी कि दिन और रात उसमें बिल्कुल इक्वल होते हैं। उस सिचुएशन को हम कहते हैं विषुव, यानी कि जब दिन रात बराबर होते हैं। तो यहाँ पर 23 सितंबर में पतझड़ का मौसम होता है और 21 मार्च में वसंत ऋतु का मौसम होता है। तो देखो जो घूर्णन होता है वो दिन और रात, जो पृथ्वी का घूर्णन होता है, जो पृथ्वी एक दिन में चक्कर पूरा करती है अपना खुद का, उसके कारण होते हैं दिन रात। और जो परिक्रमा सूर्य की वो करती है सूर्य के चारों ओर, उसके वजह से होते हैं मौसम में परिवर्तन। तो ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। अब देखो ये सिचुएशन जरा देख लो विषुव की। तो ऐसी सिचुएशन साल में 2 बार आती है विषुव की, जब सूर्य की देखो ये कुछ इस तरह से ये किरणें जो हैं इस पर पड़ रही हैं पृथ्वी पर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो दिन रात इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। अगर हम बात करें पृथ्वी पर भूमध्य रेखा की, तो मान लो कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर आपको पता ही है बिल्कुल बीच से एक अक्षांश जा रहा है, तो ये क्या है, भूमध्य रेखा है। और ये अक्षांश कुछ इस तरह से है कि अगर आप गेंद पर बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा खींच दें तो गेंद पर क्या होगा, एक वृत्त बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो ये जो लाइन आप इधर देख रहे हैं ये दूसरी साइड भी होगी, तो एक तरह से ये इस तरह का सर्कल बन जाएगा। गेंद पर अगर आप चारों तरफ लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, सर्कल बन जाएगा, जिसको कि वृत्त कहा जाता है हिंदी में। तो इसी वृत्त की बात हो रही है कि ये जो है, ये जो लाइन है ये सबसे लंबी है। अब क्योंकि अगर आप गेंद देखें तो गेंद के बीच वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है, तो अब क्योंकि उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सबसे लंबा अक्षांश इसको कहा जाएगा, भूमध्य रेखा को। तो इसको आप गेंद पर भी ट्राई करके देख सकते हैं, या तो फिर कोई और गोल चीज़ हो उस पर भी आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके बारे में और देख लेते हैं। देखो ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा है, देखो ये काल्पनिक रेखा है जो भी भूमध्य रेखा हमने देखी अभी। तो ये काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 बराबर भाग हो गए कुछ इस तरह से, एक तो ये नॉर्थ वाला और ये साउथ वाला। तो ये नॉर्थ वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध। जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं क्या, सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। और
भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के सभी समानांतर वृत्त अक्षांशों के समानांतर कहलाते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि आपको पता ही है कुछ इस तरह से ये अक्षांश रेखाएं बनी हुई हैं पृथ्वी पर, ग्लोब पर, जो कि काल्पनिक हैं। तो ये जो है इनके बीच की दूरी बिल्कुल इक्वल है, इसी वजह से इनको क्या कहा गया है, पैरेलल कहा गया है। ये जो इनके बीच की दूरी है ना, ये वाली, ये बिल्कुल इक्वल है, कोई भी कम ज़्यादा नहीं है। तो ये इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, समानांतर कहा जाता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि जहाँ से हम इसको खींचते हैं यहाँ पर होती है 0 डिग्री। तो भूमध्य रेखा विश्व का सबसे लंबा अक्षांश है, ये मैं बता चुकी हूँ। और भूमध्य रेखा से किसी भी ध्रुव की दूरी पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त का 1/4 है। किसी भी ध्रुव की दूरी मतलब अगर हम बात करें भूमध्य रेखा से, देखो भूमध्य रेखा से हम देख लेते हैं, ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से देखो ध्रुव कौन से हैं, ध्रुव हैं हमारे ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट ऊपर और नीचे। तो ये जो है ये उत्तरी ध्रुव है, ये नीचे दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बात करी गई है, तो ये कितनी है, वृत्त का 1/4 है। अब देखो सर्कल को अगर आप 4 भागों में बांट दो तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। इसी दूरी की बात की गई है, तो ये क्या है, 1/4 है। भूमध्य रेखा और ध्रुव के बीच की दूरी 90 डिग्री है। यही जो ये वाली जो दूरी है, ये कौन सा एंगल बनता है, आपको पता ही होगा, कुछ इस तरह का कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये 90 डिग्री का जो एंगल है, इसी को बोला गया है कि भूमध्य रेखा और ध्रुव के बीच की दूरी जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भारत में शाम के 6:30 बजे हैं तो लंदन में क्या समय होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 PM इसका आंसर होगा, यानी दोपहर का 1 बजा होगा लंदन में। क्यों इतना अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि जो लंदन में जो प्राइम मेरिडियन है उससे जो भारत का समय है वो 5.5 घंटे आगे चलता है। तो अगर मान लो कि 1 बज रहा है वहाँ पर, तो 1 बज रहा है, तो 1 में अगर 5.5 घंटे हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 6:30। तो इसीलिए भारत में शाम के 6:30 बजे होंगे, तो उस वक्त लंदन में 1 बजा होगा दोपहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, निम्नलिखित में से किसके अपर्दन कार्य के कारण छत्रक शैल बनते हैं। मशरूम रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू द इरोजनल वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से किसके अपर्दन कार्य के परिणाम स्वरूप मशरूम रॉक का निर्माण होता है। अपर्दन कार्य क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई हवा चल रही है और वो मिट्टी को काट देती है किसी भी तरह से, तो वो क्या हो गया, एक तरह से वो हवाओं का अपर्दन कार्य हो गया। समुद्री लहरें चल रही हैं और वहाँ पर समुद्र में कोई चट्टान में उसने कोई आकृति बना दी, तो वो उसका अपर्दन कार्य हो गया समुद्री लहरों का। नदियाँ जो आकृति बनाती हैं, नदियों के बहने के कारण जो आकृति बनती हैं, जैसे कि चाप झील होगी, चाप झील के बारे में हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, कुछ इस तरह की आकृति बना देती हैं नदियाँ, तो वो उसका अपर्दन कार्य होगा। तो अपर्दन कार्य मतलब कि जो उनके कारण जो एक तरह से फॉर्मेशन होता है किसी भी शेप का या फिर किसी भी और चीज़ का, तो उसको हम कहते हैं उसका अपर्दन कार्य। तो इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, हवाएं। तो मशरूम रॉक्स जो हैं बेसिकली हवाओं के कारण बनती हैं। तो एक बार देख लेते हैं, कुछ इस तरह की होती है मशरूम रॉक्स। ये ऊपर से चौड़ी दिखेंगी आपको और नीचे से देखो चौड़ाई कम रहेगी, क्योंकि जो हवा चलती है ना, तो ये वाला हिस्सा हवा से ये वाला हिस्सा क्या है, खोखला हो गया है, तो जिससे ये क्या है, मशरूम के शेप में आ जाती है, जिसकी वजह से इसको मशरूम रॉक कहा जाता है। तो मरुस्थल में अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारक पवन है, क्योंकि देखो रेत जो है ना, रेत को जो हवा है वो आसानी से काट देती है। तो रेगिस्तानों में आप छत्रक के आकार की चट्टानें देख सकते हैं, तो ऐसी चट्टानें आपको मोस्टली देखने को मिलेंगी रेगिस्तान में, तो जिन्हें आमतौर पर छत्रक शैल कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मशरूम रॉक्स। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए यही शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। आधार मतलब नीचे वाला हिस्सा जो है संकीर्ण रहता है, यानी कि नैरोअर होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, चौड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू आर करेक्ट। तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है उसके संबंध में 4 कथन दिए हुए हैं, कौन सा सही है ये बताना है। तो सही आंसर देख लेते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, A, B और D। तो इसमें बेसिकली C नहीं होगा, C को हटा देंगे, बाकी सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। अब आपको पता ही है जो इंडिया है हमारा, उसमें बेसिकली जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये कुछ इस तरह का, तो ये कुछ त्रिकोणीय आकार का है, कुछ इस तरह का। जो ये वाला जो बीच का हिस्सा है
ये हमारा कहलाता है क्या, प्रायद्वीपीय पठार। इसको मैप में भी देख लेते हैं। तो ये कुछ यहाँ से लेकर के ये पूरा जो है प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, ये वाला हिस्सा। और इसमें ज़्यादातर आपको क्या मिलेंगे, पठार और प्लेटू मिलेंगे, सॉरी पर्वत और पठार मिलेंगे। तो डेक्कन प्लेटू भी इसी का एक हिस्सा है। तो देखो ये आकार में त्रिकोणीय है, बता दिया मैंने, त्रिभुज की आकृति का है ये एक तरह से। और धरातल इसका ऊंचा नीचा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल इक्वल है, ऊंचा नीचा ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ पर क्या है, विंध्य और सतपुड़ा जैसी कई पहाड़ी श्रृंखलाओं वाला क्षेत्र है। विंध्य और सतपुड़ा के अलावा और भी पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पर, अभी देखेंगे। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा और तापी इसी क्षेत्र से होकर बहती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती कुछ इस तरह से बहती हैं और इधर अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो पश्चिम की ओर बहती हैं ये। बेसिकली डायरेक्शन याद रखेंगे कौन सी नदी की क्या है, डायरेक्शन बेसिकली इनकी पूछी जाती है। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कुछ फैक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। ये पॉइंट तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। और प्रायद्वीपीय पठार में अनेक पर्वत श्रृंखलाएं हैं और घाटियां हैं। घाटी होती है जो गहरा हिस्सा पर्वत के नीचे होता है, पर्वत के साइड में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो आपको अरावली की पहाड़ियाँ मिलेंगी, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी श्रेणियों में से एक है। और उत्तर पश्चिम की ओर ये अवस्थित है। विंध्य पर्वत मिलेगा, सतपुड़ा पर्वत मिलेगा, नर्मदा और तापी यहीं पर बहती हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर यानी कि पश्चिम की ओर बहती हैं ये। और पश्चिमी घाट या सह्याद्री यहाँ पर मिलेगा, पूर्वी घाट मिलेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर है ये पश्चिमी और पूर्वी घाट। देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला यहाँ पर पर्वतों वाला हिस्सा है ये, तो इसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिम दिशा में है ये, पश्चिमी घाट कहा जाता है। और ये है पूर्वी घाट, पूर्व दिशा में जो है ये पूर्वी घाट है। और यहाँ पर देखो विंध्या रेंज ये है, विंध्या रेंज ब्राउन कलर की। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे बाकी के भी, यहाँ पर सतपुड़ा रेंज है, ये नीचे विंध्या के। और यहीं पर ये दोनों नदियाँ बहती हैं, यहाँ पर नर्मदा है, यहाँ पर है ताप्ती। तो यहाँ पर अरावली रेंज है इधर। तो देखो वो जो हमारा स्टेटमेंट था वो क्यों गलत था। ये जो इसकी डायरेक्शन है अरावली रेंज की, ये है उत्तर पश्चिम। यहाँ पर इधर की डायरेक्शन क्या हो गई, उत्तर हो गई, ये हो गई पश्चिम। अब जो इसके बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं उत्तर पश्चिम। लेकिन हमें स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था, हमें यहाँ पर दिया हुआ था उत्तर पूर्व में है। अरावली पहाड़ियाँ कहाँ हैं, उत्तर पूर्व में है, जबकि ये गलत है। उत्तर पूर्व तो इधर बनेगा ना, जबकि अरावली पहाड़ियाँ इधर हैं। तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा और बाकी सभी हमारे सही हैं। तो ये थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई सजेशन हो तो वो भी दें। और पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों को और अपने रिलेटिव्स को, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हिस्ट्री की क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाली हैं, तो हिस्ट्री की क्लासेस ज़रूर देखें। हिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो ही कवर हो पाएगा। साथ ही साथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करें तो अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।